अब बात करते हैं बच्चों अपन अम्ल क्षार संकल्पनाओं की। अम्ल क्षार संकल्पनाएं या अम्ल और क्षारों से रिलेटेड कुछ वैज्ञानिकों ने थ्योरीज दी थी, कुछ उनके बारे में और अधिक जानकारी दी थी, उनके बारे में अम्ल और क्षारों के बारे में अपने बातें प्रस्तुत की थी, उन्हीं को कहते हैं अम्ल क्षार संकल्पनाएं। सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है आरेनियस संकल्पना का। आरेनियस संकल्पना या कह सकते हैं इसको आरेनियस थ्योरी, आरेनियस कॉन्सेप्ट। आरेनियस ने अम्ल और क्षार के बारे में क्या कहा, ध्यान दीजिए इधर। आरेनियस ने कहा कि वे रसायन या वे यौगिक जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ मुक्त करते हैं, H+ त्यागते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। तो क्या कहा सबसे पहले इसने, वे रसायन जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन, H+ आयन या इसको अपन हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं या इसको अपन प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, H+ आयन को अपन प्रोटॉन भी कह सकते हैं। H+ आयन त्यागते हैं या H+ आयन मुक्त करते हैं, वे कहलाते हैं अम्ल। वे अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जैसे HCl, जैसे ही अपन HCl को इसके जलीय विलयन में अपघटित करेंगे, जलीय विलयन में मिक्स करेंगे, तो ये विघटित होकर टूटेगा H+ प्लस Cl-। तो दो आयन बनेंगे यहाँ पर H+ और Cl-। तो उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं HNO3, नाइट्रिक अम्ल। ये भी किसमें विघटित होगा, H+ प्लस NO3- में। उसी तरह से अपन अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं H2SO4 का। ये किसमें टूटेगा, H+ प्लस HSO4-। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए अम्लों के। तो आरेनियस ने अम्लों के बारे में क्या कहा कि वे रसायन जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन त्यागते हैं, H+ आयन मुक्त करते हैं, वो कहलाते हैं अम्ल, ठीक है। अब बात करते हैं कि आरेनियस ने क्षारों के बारे में क्या कहा। तो जिस प्रकार से अम्ल H+ आयन मुक्त करते हैं, वैसे क्षार अपने जलीय विलयन में OH- आयन मुक्त करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं। तो वे रसायन जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वे क्षार कहलाते हैं, ठीक है। वे रसायन जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन मुक्त करते हैं, क्षार कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कि KOH, जब इसका जलीय विलयन बनाया जाता है या इसको जल में घोला जाता है तो ये टूटता है K+ OH- में। उसी तरह से NaOH, इसमें ब्रेक होगा Na+ प्लस OH- में। उसी प्रकार NH4OH किसमें ब्रेक होगा, NH4 प्लस और OH- में। तो ध्यान से देखें, वे रसायन जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो अम्ल और क्षारों के बारे में आरेनियस ने जो कहा वो आपके सामने है। अम्ल H+ मुक्त करेंगे अपने जलीय विलयन में और क्षार OH- आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करेंगे। तो ये थी आरेनियस संकल्पना, ठीक है। चलिए बात करते हैं अम्ल और क्षार की दूसरी संकल्पना, ब्रांस्टैंड-लोरी संकल्पना की। तो ब्रांस्टैंड और लोरी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अम्ल और क्षारों के बारे में अपनी परिभाषा थी और उस परिभाषा में उन्होंने क्या कहा, आइए समझते हैं। ब्रांस्टैंड-लोरी ने अम्लों के बारे में कहा कि अम्ल प्रोटॉन
दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं, अर्थात वे रसायन जो प्रोटॉन मुक्त करें, जो प्रोटॉन दान करें, प्रोटॉन दाता होते हैं, उन्हें क्या कह दिया गया? अम्ल कह दिया गया। बच्चों प्रोटॉन मैंने आपको बताया था H+ आयन को ही क्या कहा जाता है? प्रोटॉन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वे रसायन अम्ल होते हैं जो प्रोटॉन मुक्त करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। और क्षार के बारे में इन्होंने क्या कहा कि वे रसायन जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं। भाई जब अम्ल प्रोटॉन दाता है तो क्षार क्या होंगे? प्रोटॉन ग्राही। कैसे समझे? आइए एग्जांपल लेते हैं। अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि H2O + NH3। बच्चों एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि H2O जो जल है वह उभय प्रोटिक विलायक होता है। H2O जल के अंदर अम्ल और क्षार दोनों की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जल किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। अगर जल क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा होता है तो जल अम्ल होगा, और यदि जल अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा होता है तो वो क्षार होगा। चलिए आइए समझते हैं। H2O + NH3, ठीक है। H2O यहां पर जल अम्ल की भांति और NH3 एक क्षार की भांति व्यवहार करेंगे, ठीक है। और आपने यही लिखा कि प्रोटॉन जो दाता होते हैं वो होते हैं अम्ल। तो यहां पर H2O से प्रोटॉन निष्कासित होगा, प्रोटॉन मुक्त होगा। वो प्रोटॉन इस अमोनिया एक क्षार के साथ जाकर के जुड़ेगा, क्योंकि क्षार क्या होते हैं? प्रोटॉन ग्राही। हमें एक बात भी ध्यान होनी चाहिए कि अमोनिया या NH3 जो है वो एक क्षार होता है, ठीक है। जैसे ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो ध्यान दीजिए इधर ये H+ और OH- में टूटेगा, ठीक है। और क्या बनाएगा? OH- आयन प्लस इसका H+ किसके साथ जाकर संयुक्त होगा? क्षार के साथ। तो ये किस में बदलेगा? NH4+ आयन में, ठीक है। H2O ने जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया की तो H2O यहां पर एक अम्ल की भांति व्यवहार करेगा, प्रोटॉन मुक्त करेगा, ठीक है। और अमोनिया यहां क्षार की भांति व्यवहार करेगी, प्रोटॉन ग्रहण करेगी। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका अम्ल है और ये आपका क्षार है। अब जरूरी चीज, आप इनके उत्पादों पर भी ध्यान दीजिए। ये जो अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन जो अमोनिया के द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने से बना है, इसके पास अब एक प्रोटॉन अतिरिक्त है, क्योंकि अमोनिया ने वो प्रोटॉन ग्रहण किया तभी अमोनियम आयन बना। इसके पास अब एक प्रोटॉन अतिरिक्त है। इसके पास अतिरिक्त प्रोटॉन कहां से आया? जल से आया। अब ये आसानी से प्रोटॉन मुक्त कर सकता है, तो इसको कहा जाएगा यहां पर संयुग्मी अम्ल। क्या कहा जाएगा बच्चे? संयुग्मी अम्ल, ठीक है। और आप इस पर फोकस कीजिए, ये है हाइड्रोक्साइड आयन। ये प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। अब इसमें ये प्रवृत्ति होगी कि ये प्रोटॉन आसानी से ग्रहण कर सके, तो इसको कहेंगे अपन संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो प्रोटॉन ने अम्ल ने क्या किया? प्रोटॉन मुक्त किया और किसमें बदल गया? OH- में, अर्थात संयुग्मी क्षार में। तो यहां पर क्या हुआ? प्रोटॉन दाता है H2O, जो किसमें बदल गया? OH- में। और क्षार क्या है यहाँ पे? क्षार ने प्रोटॉन ग्रहण किया तो प्रोटॉन ग्राही। प्रोटॉन ग्रहण किया किससे बदल गया? NH4+ आयन में। एक चीज और, अम्ल जब प्रोटॉन दाता होता है, प्रोटॉन निष्कासन कर देता है, उसके बाद किसमें बदल जाता है? संयुग्मी क्षार में। और क्षार जब प्रोटॉन ग्रहण करता है तो बदल जाता है संयुग्मी अम्ल में। उसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। अपन बात करते हैं HCl + H2O की। बच्चों HCl हमने पहले भी पढ़ा था, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यह एक अम्ल है। लेकिन जब अम्ल के साथ H2O अभिक्रिया करेगा तो क्षार की भांति व्यवहार करेगा। इन दोनों की अभिक्रिया को अपन देखते हैं। अम्ल प्रोटॉन त्याग करेगा, क्षार प्रोटॉन ग्रहण करेगा। तो जब ये अम्ल प्रोटॉन का त्याग करता है तो बना देता है H+ और Cl- आयन। तो Cl- आयन मुक्त करता है वो H+, इस क्षार जो कि यहाँ जल है उसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा और बनेगा यहाँ पर H3O+ आयन। समझ में आ गया बच्चों? तो HCl यहाँ पर प्रोटॉन दाता है, इसने प्रोटॉन मुक्त किया और क्या बनाया? Cl-, प्रोटॉन दाता। और
H2O ने वो प्रोटॉन ग्रहण किया और किसमें बदला, H3O+ में। ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि जो अम्ल है प्रोटॉन मुक्त करता है और क्या बनाता है, संयुग्मी क्षार, एक ऐसी स्पीसीज बनाता है, एक ऐसा समूह बनाता है जो फिर आगे प्रोटॉन ग्रहण कर सके। ठीक है, इसलिए अम्ल से बनता है संयुग्मी क्षार, और जो क्षार था उसने प्रोटॉन ग्रहण किया और क्या बनाया, संयुग्मी अम्ल। समझ में आई बात? तो ये बात थी ब्रॉन्स्टेड-लोरी संकल्पना की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगली संकल्पना पे चलते हैं। अगली जो संकल्पना है वो है लुईस संकल्पना। देखिए बच्चों, हमने अम्ल और क्षार की पहले 2 प्रकार की थ्योरीज पढ़ी थी, 2 प्रकार की संकल्पनाएं पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ी थी आर्यनियस थ्योरी, आर्यनियस संकल्पना। उसमें भी इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया था कि अम्ल वे होते हैं जो प्रोटॉन त्यागते हैं, क्षार वे होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन त्यागते हैं, OH- आयन त्यागते हैं। दूसरी बात, जब अपन ने बात की ब्रॉन्स्टेड-लोरी की, तो वहां पे उन्होंने कहा कि प्रोटॉन जो दाता होते हैं वो अम्ल होते हैं, प्रोटॉन ग्राही होते हैं वे क्षार होते हैं। बच्चों, कुछ ऐसे रसायन, कुछ ऐसे यौगिक भी हैं जिनके पास प्रोटॉन त्यागने के लिए होता ही नहीं, फिर भी उनमें अम्लीय प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे यौगिक जिनमें प्रोटॉन नहीं होते त्यागने के लिए, जिनमें OH- आयन नहीं होता त्यागने के लिए, तो उनको अपन अम्ल और क्षारों में कैसे विभाजित करेंगे, इसके लिए अगली थ्योरी है लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना प्रोटॉन या हाइड्रोक्साइड आयन पर निर्भर नहीं करती। इसने किसे अम्ल कहा, किसे क्षार कहा, आइए समझते हैं। अम्ल के बारे में लुईस संकल्पना में कहा गया है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, अर्थात ऐसे समूह, ऐसे यौगिक, ऐसी स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, या अपन ये भी कह सकते हैं जिनमें सामान्यतः धनावेश होता है। देखो, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उसी सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि अम्ल वे समूह या वे यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, और क्षार वे रसायन या वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। तो ध्यान रखिए, ये थ्योरी जो है, ये संकल्पना जो है इंपॉर्टेंट है। ये उन समूहों को, उन स्पीसीज को, उन यौगिकों के बारे में भी अम्ल क्षार की प्रवृत्ति बताती है जिनमें प्रोटॉन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते। अम्ल के बारे में ये सिद्धांत क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं या कर सकते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें बच्चों, BF3 AlCl3, अगर इन दोनों यौगिकों को ध्यान से देखें तो इनमें अष्टक अपूर्ण है। जिनमें अष्टक अपूर्ण होते हैं, अर्थात जिनके केंद्रीय परमाणु का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो अम्लीय प्रवृत्ति के समूह होते हैं या अम्ल कहलाते हैं। तो BF3 AlCl3, और जैसे मैंने कहा जो धनावेशित होते हैं वो भी अम्ल कैटेगरी में आते हैं, जैसे Na+ लिख सकता हूँ, Mg+2 लिख सकता हूँ आदि। तो ये सब क्या है, ये अम्ल के उदाहरण हैं। अगर क्षार की बात करें तो वे समूह जो आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। उदाहरण NH3 में पता होता है कि नाइट्रोजन पे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अरे जब इलेक्ट्रॉन युग्म अतिरिक्त होगा तभी तो दान किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो NH3 H2O ऑक्सीजन पे हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं ऐसे समूह जिन पर ऋणावेश होता है वे भी क्षार, और ऐसे समूह जिन पर ऋणावेश होता है वे भी क्षार की कैटेगरी में ही आते हैं, जैसे Cl- हुआ, जैसे OH- हुआ आदि। तो लुईस संकल्पना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे यौगिकों में, ऐसे रसायनों में भी अम्ल और क्षार प्रवृत्ति बताती है जिनमें दान करने के लिए H+ नहीं होता, OH- नहीं होता, या जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती। तो अम्ल वे हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और क्षार वे हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। बच्चों, ये बात हुई अम्ल और क्षार के बारे में, और अम्ल और क्षार की 3 प्रकार की थ्योरीज, 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट, 3 प्रकार की संकल्पनाओं की। सबसे पहले आर्यनियस थ्योरी, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी, उसके बाद लास्ट में अपन पढ़ते हैं लुईस थ्योरी या लुईस संकल्पना।
ठीक है।